लवण प्रभावित मृदाएं दिनांक है 9/9/2020। ठीक है, पार्ट फर्स्ट आपका से चलेगा। देखिए बेटा जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा भारत देश है, क्या है हमारा भारत देश है, हम भारत में निवास करते हैं। हाँ जी भैया, ऊपर का दिख नहीं रहा भैया, इसको मोटे से सेट कर। अरे यार सब दी गई है, क्यों डाटा कर रहे हैं इधर बस दिख रहा है भाई। और क्या चाहिए तेरे को यार? मेरे टावर मंडी देखो रे, इधर देखो भैया, अध्यक्ष है अम्लीय तथा लवण प्रभावित मृदाएं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा भारत देश जो है ये विविधताओं में एकताओं का देश है। ये सभी आप लोगों को पता है। ठीक है, और हमारा भारत जो देश है प्राचीन समय से ही कृषि प्रधान देश भी कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषि प्रधान देश भी हमारा भारत कहलाता है, क्योंकि प्राचीन समय से ही हमारे जो कृषक भाई जो है ये क्या करते आ रहे हैं, खेती करते आ रहे हैं, और इसी से हमारा भविष्य भी क्या है चल रहा है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या नाम है, कृषक आंदोलन वगैरह भी पढ़े होंगे। किसानों के कृषक आंदोलन भी इससे चले हैं। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन भी किए हैं, और उनके आंदोलन भी जो है वो सफल रहे हैं। क्यों ये आंदोलन क्यों हुए? ये आंदोलन क्यों हुए बेटा जी, ध्यान रखना कि प्राचीन समय में अपने क्या नाम है किसान भाई लोगों को इनसे क्या वसूला जाता था? कर। क्या वसूला जाता था? कर इनसे वसूला जाता था। कर में क्या है कि ये क्या करते थे, जब किसान लोग खेती करते हैं, क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो खेती का कुछ हिस्सा इनको राजा को देना पड़ता था। तो इसी वजह से इनके 58-50 तरीके का चलते थे बेचारे, क्या करें। तो इसी वजह से ये जो हमारे जिस स्टेप पर हम बैठे हैं, वो किसान लोगों के स्टेप पर ही बैठे हैं। हमारे 90% या 80% जो जनसंख्या है वो खेती पर निर्भर करती है। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखिए भारत में कुल कृषि क्षेत्रफल। भारत में कुल कृषि क्षेत्रफल, भारत में बेटा ये कुल कृषि क्षेत्रफल जो है वो है एक 159.7 मिलियन हेक्टेयर। 159.7 मिलियन हेक्टेयर पर हमारे क्या की जाती है बेटा, पूरे भारत देश में कृषि की जाती है, खेती की जाती है। कुल क्षेत्रफल बेटा ये है। ठीक है, इसमें भारत में, इसमें देखो भारत का कुल क्षेत्रफल बेटा ये है। ठीक है, अब इसमें देखिए भारत में 90 मिलियन हेक्टेयर, 90 मिलियन हेक्टेयर, 90 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में अम्लीय मृदा है। क्षेत्र में अम्लीय तथा 6.73 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में लवण प्रभावित मृदा, लवण प्रभावित मृदा पाई जाती है। लवण प्रभावित मृदा पाई जाती है। ठीक है बेटा जी, मैंने आपको क्या बताया कि भारत के अंदर जो कुल कृषि जो क्षेत्रफल जो है वो है 159.7 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, इसमें से हमारे भारत देश में 90 मिलियन हेक्टेयर जो है वो क्या है, आपके अम्ल प्रभावित मृदा है। क्या है? अम्ल प्रभावित मृदा है। दूसरी इसमें जो दे रखी है 6.73 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में आपके लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती है। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने पढ़ी है, मैंने आपको ये बता दिया है। ये थी अपने साधारण सी बात। अब अपना इस
चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक डालिए बेटा जी। आपके इसका फर्स्ट टॉपिक है अम्लीय मृदाएं। क्या है बेटा जिसका फर्स्ट टॉपिक आपके अम्लीय मृदाएं। अम्लीय मृदाएं। अब बेटा ने देखिए पिछले जो लेसन हम लोगों ने पढ़े हैं, मैंने अम्ल, क्षार और उदासीन 3 पीएच की हमने बात की थी, ठीक है। पूरा पीएच स्केल मैंने आप लोगों को बताया है। इसके अंदर बेटा जी एक चीज ध्यान रखना कि जो अम्ल की जो पीएच होती है वो कितनी होती है? 7 से कम। 7 से क्या होगी? कम होगी। 7 से जैसे नीचे जाओगे तो क्या होगी? आपकी अम्लीय मृदाएं आती है या अम्लीय पीएच उसकी होती है। और अम्लीय पीएच में जो आपके तत्व आते हैं कौन कौन से आते हैं? हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम की हमने बात की थी। ये अम्लीय तत्व आप लोगों को कहलाते हैं। जब इनकी प्रधानता होगी तो आपकी जो मृदा जो है या वो खेत जो होगा वो कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। तो इसके अंदर लिखिए वह मृदाएं जिनकी पीएच 7.0 से कम अर्थात 7.0 से 0 तक, 7.0 से 0 तक, या आप लोग कह सकते हैं कि 0 से 6.9, कितना कह सकते हैं? 6.9 जो होगा वो कैसे मतलब होगी? आपने अम्लीय मतलब होगी तो अर्थात कम, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है। कम होता है या होती है, कम मृदा जिनकी पीएच से कम होती है तथा इन मृदाओं में H+ आयन तथा Al3+ आयन की प्रधानता होती है। देखिए बेटा जी, वह मृदा जिनकी पीएच का 7 से कम, या मैं कह दूं कि 0.0 से लेकर के 6.9 तक इसकी पीएच होगी, ठीक है। उसके बाद में कि वे मृदाएं जिनके अंदर H+ आयन और आपकी क्या मिलेगा? Al3+ आयन की प्रधानता होगी, क्या कहलाएगी? आपके अम्लीय मृदाएं कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा जी? अम्लीय मृदाएं कहलाती है। अब नीचे डालिए अम्लीय मृदाएं, अम्लीय मृदा क्षेत्र, ये लिख लो बेटा। अम्लीय मृदा क्षेत्र की कौन कौन से क्षेत्रों में आपके अम्लीय मृदाएं पाई जाएगी, उन क्षेत्रों में नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें पहला लिखिए आप लोग, इसमें त्रिपुरा, पहला इसमें त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जिसे हम एमपी कहते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जो है अत्यधिक, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अत्यधिक अम्लीय मृदाएं पाई जाती है।
अत्यधिक अम्लीय मृदाएं पाई जाती है। ठीक है, देखिए बेटा जी, मैंने आपको बताया अम्लीय मृदा क्षेत्र, अम्लीय मृदा आपकी मिलेगी त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी के क्षेत्र जो है इनके अंदर अत्यधिक अम्लीय मृदाएं पाई जाती है। अब ये बात हो गई अम्लीय मृदा की परिभाषा, अम्लीय मृदा के क्षेत्र। अब बात करते हैं अम्लीय मृदा किस किस तरीके की आपके पाई जाती है, उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसलिए मृदा अम्लता के कारण, इसमें लिखिए टॉपिक मृदा अम्लता के कारण, कि मृदा जो अम्लता जो है वो किन किन कारणों से आपकी उत्पन्न होती है, वो सभी कारण यहाँ पर बताए जाएंगे। नीचे लिखिएगा मृदा अम्लता निम्न कारणों से, मृदा अम्लता निम्न कारणों से होती है, मृदा अम्लता निम्न कारणों से होती है। इसमें सबसे पहले डालिए सक्रिय अम्लता, इसमें फर्स्ट डालिए सक्रिय अम्लता। देखिए बेटा जी, जो सक्रिय जो अम्लता जो आती है किसी भी मृदा के अंदर, वो क्या होगा, जब मृदा में आपके हाइड्रोजन आयनों की संख्या ज्यादा होगी तो ऐसी मृदाओं में ही आपकी क्या आएगी, सक्रिय अम्लता आएगी। तो इसमें लिख लो H+ आयनों की संख्या ज्यादा होगी तब, यानी वो H+ आयन जो है क्या होगी, इनकी संख्या ज्यादा होगी। जब H+ आयन आपके क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो सक्रिय अम्लता उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है, ये लिखिए आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा लिखिए बेटा जी विनिमय अम्लता। दूसरा लिखिए विनिमय अम्लता। विनिमय अम्लता आप थोड़ा तेजी से पढ़ाऊंगा मैं आपको, आइए ना मिल गया। विनिमय अम्लता, इसमें लिखिए यह अम्लता, यह अम्लता मृदा के कणों पर, यह अम्लता मृदा के कणों पर H+ आयन तथा, यह अम्लता मृदा के कणों पर H+ आयन तथा एल्यूमीनियम आयनों के, एल्यूमीनियम आयनों के अधिशोषण से, अधिशोषण से उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। देखिए बेटा, विनिमय हम लोगों ने पढ़ा है, आयन विनिमय आप लोग पढ़ के आ रहे हो, तो आयन विनिमय से आपको ज्ञान होगा कि जो विनिमय अम्लता, विनिमय अम्लता का मतलब आयनों का आदान प्रदान जिन अम्लता में होगा तो उनके अंदर विनिमय अम्लता ही आपको मिलेगी। अब विनिमय अम्लता से हमारा तात्पर्य है कि वे मृदा कण जिनके ऊपर H+ आयन और आपके एल्यूमीनियम आयन क्या हो, अधिशोषित हो, क्या हो, अधिशोषित हो, तो ऐसी मृदाओं के अंदर आपकी क्या उत्पन्न होता है, विनिमय अम्लता। क्या उत्पन्न होती है बेटा जी, विनिमय अम्लता उत्पन्न होती है। तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सेकंड, आपके ये तो हो गए बेटा जी खत्म। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आ रहा है अम्लीय मृदा बनने के कारण। ये तो ये मृदा अम्लता के कारण, अब अम्लीय मृदा क्यों बनती है उसके कारण आप क्या आएंगे।
अगला टॉपिक डालिए दूसरा, अम्लीय मृदा बनने के कारण। अम्लीय मृदा बनने के कारण। अब देखिए ये टॉपिक बताएगा आपको कि अम्लीय मृदा क्यों बनती है, क्या कारण होते हैं जिनके कारण आपकी अम्लीय मृदा बनती है, ये कारण ये बताएगा आपको। इसमें लिखिए पहला, इसे निम्न भागों में विभाजित किया गया। ये लाइन इसमें पहले पीसीपीटी लाइन है, इसे निम्न भागों में विभाजित किया गया है। लिखिए आप इसमें पहला लिखिए पेंद्रक पदार्थ की प्रकृति। इसमें फर्स्ट लिखिए पेंद्रक पदार्थ की प्रकृति की। जो पेंद्रक पदार्थ आपके हैं उनकी प्रकृति कैसी है उन पर यह निर्भर करेगी। देखिए बेटा, ये मैंने आपको पहले भी बताया पेंद्रक पदार्थ क्या होते हैं कि पेंद्रक पदार्थ वो होते हैं जिनसे मृदा का निर्माण होता है। क्या होता है? जिनसे मृदा का निर्माण होता है। जैसे मृदा का निर्माण किससे होगा? आपके चट्टानों से। किससे होता है? चट्टानों से होता है। ठीक है, अब चट्टान कैसी है? वो क्या है आपके? चट्टान क्या है? पेंद्रक। क्या है? पेंद्रक पदार्थ। अब उनके अंदर जो पदार्थ है उसमें निहित होंगे वही क्या कहलाते हैं? पेंद्रक पदार्थ कहलाते हैं। अब पेंद्रक पदार्थ का मतलब कि जैसे किसी चट्टान के अंदर आपके अम्लीयता लिए हुए जो तत्व जो है उनकी संख्या ज्यादा है, उनकी संख्या ज्यादा है। जैसे हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयन जो है उनकी संख्या यदि चट्टान में ज्यादा होगी तो वो चट्टानें किस मृदा का निर्माण करेगी? आपकी अम्लीय मृदा का निर्माण करेगी। ये चीज आपको पता है, ध्यान है। लिखो इसमें तक लिखा देता हूं। इसमें लिखिए चट्टानों में भस्म खनिजों की अपेक्षा चट्टानों में भस्म खनिजों की अपेक्षा भस्म खनिजों की अपेक्षा क्वार्ट्ज सिलिका आदि की मात्रा क्वार्ट्ज सिलिका आदि की मात्रा अधिक होने पर मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। क्योंकि बेटा देखो आपके यहाँ पर क्वार्ट मिलेगा, क्या मिलेगा? पेंद्रक पदार्थ में लिखा है। देखो पहले तो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे थे और एल्यूमिनियम की बात कर रहे थे, पर यहाँ पर तो चेंज है। आपकी क्या चेंज है कि इसके अंदर भस्म खनिज का मतलब क्षार। क्या है? क्षार और खनिज जो है उनकी तत्वों की मात्रा तो क्या होगी? कम। परंतु यहाँ पे जो अम्लीय खनिज जो है जैसे आपके क्वार्ट्ज जो है, आपके सिलिका है, इनकी मात्रा यदि इन मृदाओं में ज्यादा होगी तो ये मृदाएं कैसी होगी? आपके अम्लीय प्रकृति लिए हुए मिलेगी। इनकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। दूसरा लिखिए इसमें बेस का क्षीण होना। बेस का क्षीण होना। बेस का क्षीण होना बेस का क्षीण होना। अब देखिए बेटा जी क्या होगा कि ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा ज्यादा होती है तो वर्षा ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि वर्षा के जल में जो आपके बेस खराब होते हैं, मतलब क्षारीय जो तत्व थे वो उस पानी में घुल करके आपके मृदा के निचले संस्तरों में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? निचले संस्तरों में चले जाएंगे और निचले संस्तरों में जाने के बाद में वो ऊपर क्या जाएंगे? उसके अम्लीय तत्व कौन से रहेंगे? अम्लीय तत्व रहेंगे। और अम्लीय तत्व के कारण वो
क्षार, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्षार, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम आदि वर्षा जल में घुलकर मृदा के निचले स्तरों में संस्तरों में चले जाते हैं जिस कारण मृदा के ऊपरी स्तर पर अम्लीय आयनों की प्रधानता बढ़ने से मृदा अम्लीय हो जाती है। देखो ये अम्लीय हो जाती है। लिखिए बेटा जी, चले आगे। चलो इसमें अभिक्रिया मैंने आपके अभिक्रिया बताई थी पहले, क्या बताई थी कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो किससे अभिक्रिया करती है बेटा जी? जल से। किससे अभिक्रिया करती है? जल से। और जल से अभिक्रिया करके आपकी क्या बनाती है? H2CO3 कार्बोनियम, क्या है नाम इसका? H2CO3 का कार्बनिक अम्ल। ठीक है, क्या बनाती है बेटा ये? आपके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। ठीक है, अब ये जो कार्बनिक जो अम्ल है बेटा जी, ये क्या है? आपके इस तरीके से यहाँ पे क्ले, इस तरीके से आपको क्ले को प्रदर्शित किया जाता है। आप ऐसे नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं है, आप सीधा सीधा क्ले भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस क्ले पर आपके क्या उपस्थित होंगे? कैल्शियम आयन। क्या उपस्थित होंगे बेटा जी? आपके कैल्शियम आयन। अब ये कैल्शियम आयन जो है ये किससे अभिक्रिया करेंगे? ये क्ले जो है आपके H2CO3 से अभिक्रिया करेगी। कर लिया? अब H2CO3 से अभिक्रिया करने के बाद में यहाँ से ये दो हाइड्रोजन जो आयन है ये बाहर निकलेंगे। दो हाइड्रोजन आयन बाहर निकले। दो हाइड्रोजन बाहर निकलने के बाद में आपकी जो CO3 जो है इसके ऊपर आपके -2 चार्ज आएगा। डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, ध्यान रखना, -2 चार्ज आएगा। अब -2 चार्ज आने से ये जो कैल्शियम आयन इसमें हटेगा तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? 2+। तो ये 2+ चार्ज इससे CO3 -2 से रिएक्शन करेगा तो आपकी क्या बनेगी? प्लस आपकी CO3 का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? CaCO3 का निर्माण होगा। आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते, कोई बात नहीं, अच्छा लगे तो CaCO3 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपके बचा हाइड्रोजन और आपके क्ले, क्योंकि ये कैल्शियम यहाँ पर आयन छोड़ के गई है तो ये जो ऋणावेश इसके ऊपर जाएंगे, हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन मतलब, तो कैसे हो जाएगी आपके H। ठीक है, ये इस क्ले पर अधिशोषित हो जाएंगे बेटा जी। किस पे अधिशोषित हो जाएंगे? इस क्ले पर आपके अधिशोषित हो जाते हैं। ठीक है, अब ये अधिशोषित होने के बाद में आपके CaCO3 जो है ये किससे अभिक्रिया करेगी? H2CO3 से। किससे अभिक्रिया करेगी? H2CO3 से। तो आपकी क्या बना देगी? CaHCO3 का ओल्डवाइस आपके बना देती है, जो क्या होती है? आपके मृदा के अंदर अवक्षय के रूप में ये निचली स्तरों में पाई जाती है, जो आपकी मृदा से अभिक्रिया नहीं करती। किससे अभिक्रिया नहीं करती? मृदा से अभिक्रिया आपके नहीं करेगी। ये तीनों रिएक्शन
तीनों रिएक्शन उतारो। उतारिए बेटा इसको, उतारिए। चलो ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट ये तीसरा, अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग। अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग। अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग। देखिए बेटा जी, अब कभी भी किसी भी जगह आप लोग यदि मान लीजिए किसी मृदा के अंदर अम्लीय उर्वरक जो है इनका लगातार प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करोगे? अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग करोगे तो क्या होगा कि उस मृदा की अम्लता आपके बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? जैसे यूरिया का यूज करते हैं किसान भाई जो लोग हैं, किसका यूज करते हैं आजकल? यूरिया का। अब यूरिया का ज्यादा यूज करने से क्या होगा कि बेटा ये यूरिया का यूज करने से क्या होगा, जब यूरिया जो है वो अपघटित नहीं होगा और कुछ ही यूरिया का जो अंश जो है वो यूज किया जाता है, बाकी यूरिया ऐसे कैसा पड़ा रहता है इसमें खेतों के अंदर या मृदा के अंदर पड़ा रहता है, वो यूज में नहीं आता। और हर साल यूरिया की मात्रा खेत में क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। और हर साल यूरिया की मात्रा खेत में बढ़ने से क्या होता है बेटा जी? इससे अम्लीय पदार्थों का निर्माण होता है और अम्लीय पदार्थों का निर्माण होने से क्या होगा? उस मृदा की अम्लता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? उस मृदा की अम्लता बढ़ेगी। ठीक है, इसमें लिखिए बेटा जी, इसमें लिखो यूरिया, अमोनियम सिलिकेट। इसमें लिखिए यूरिया, अमोनियम सिलिकेट, यूरिया, अमोनियम सिलिकेट और अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का मृदा में लगातार उपयोग करने से नवजात H+ आयन या नवजात H+ आयनों का निर्माण होता है जो मृदा के पृष्ठों पर अधिशोषित होकर मृदा की अम्लता
मृदा की अम्लता बढ़ाते हैं, मृदा की अम्लता बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा जी, क्या बताया मैंने कि जैसे आपके यूरिया है, क्या है बेटा जी, यूरिया है, ये है आपका एक अमोनियम सिलिकेट, क्या है आपका अमोनियम सिलिकेट, और ये आपका एक अमोनियम नाइट्रेट। बेटा जी ये जो आपके तीन तत्व यहाँ पे दिए हुए हैं, तीन उर्वरक आपके यहाँ पे दिए हुए, कौन कौन से दिए हुए हैं, एक तो यूरिया दिया हुआ है, अमोनियम सिलिकेट दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है अमोनियम नाइट्रेट। ध्यान रखना बेटा जी, इन तत्वों के अंदर आपके जो भी है आपके हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या है, ज्यादा है। क्या है, हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा है। जब इनका अपघटन होगा तो H+ आयन की संख्या बढ़ेगी, H+ आयन के साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलेगी किसके साथ अभिक्रिया करेगी, आपके वो आपके अभिक्रिया करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, इससे आपकी इसकी कैल्शियम से, इससे अभिक्रिया करेगी, कैल्शियम से अभिक्रिया करेगी, और कैल्शियम से अभिक्रिया करने के बाद में वो इसमें क्या बना देगी, कार्बोनियम अम्लों का निर्माण करती है, और इससे मृदा की अम्लता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, इससे मृदा की अम्लता बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन लिख लो नीचे, देखिए Ca कैल्शियम जो क्ले है, क्या है बेटा जी, कैल्शियम जो क्ले है ये, और आपके NH4 2SO4 इससे आपके अभिक्रिया करेगी, इससे अभिक्रिया करने के बाद में आपके NH4 2 ये तो बन जाएगी आपकी क्ले, ये तो क्या बन जाएगी आपके क्ले। ठीक है, ये तो क्ले बन गई। अब क्ले बनने के बाद में इसके अंदर जो शेष रहेगा क्या, Ca और Si, क्या बन जाएगा, Ca और CaSO4 का निर्माण आपको जाएगा। दोबारा सुन लेना, वापस समझा देता हूं कि बेटा जी आपकी मृदा क्ले के ऊपर कैल्शियम आयन अधिशोषित रहते हैं। ये कैल्शियम आयन आपके NH4 क्या है, ये NH4 इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि आपके NH4 जो है यहाँ से SO ये टूटेगा, यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, अब NH4 के ऊपर -2 चार्ज आएगा, क्या आएगा, -2 चार्ज आएगा, क्योंकि ये जो है इसको 2 इलेक्ट्रॉन देकर के निकलेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन देकर के निकला, और इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, +2। ठीक है, तो ये इसके ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, जुड़ेगा क्ले के ऊपर, मृदा की सतह पर, इसके पृष्ठ पर जाकर के जुड़ेगा। अब बची आपकी कैल्शियम और आपके SO4। अब ये कैल्शियम SO4 जो है ये कैल्शियम सल्फेट का निर्माण आपके यहाँ पर बेटा जी हो जाएगा। ठीक है, एक रिएक्शन तो आपकी हो गई ये। ठीक है, इसके बाद में एक और रिएक्शन है आपके पास में, क्या है, Ca क्ले। Ca वही आपकी क्ले है, और ये जो क्ले है ये जैसे आपके 2NH4NO3 इससे रिएक्शन करती है, इससे रिएक्शन करती है आपके कैल्शियम क्ले, मतलब मृदा क्ले 2NH4NO3 से आपकी रिएक्शन कर रही है। इससे रिएक्शन करने के बाद क्या होगा बेटा जी, आपके ये दोनों टूटेगा, यहाँ से टूट गया, और टूटने के बाद में आपके क्या होगा बेटा जी, इस पर तो आ गया +1 चार्ज, मतलब यहाँ पे NH4 अमोनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा आपका, अमोनियम आयन का निर्माण, 2 अमोनियम आयन का निर्माण आपके यहाँ पर होगा, और इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, -2। कितना आ जाएगा, -2, क्योंकि आपका में 2 ही यहाँ पर NO3 आयन है। क्या बनेंगे, 2 ही NO3 आयन आपके बनेंगे। कैल्शियम की सांद्रता 2 प्लस की, तो ये किससे जाकर जुड़ेगा, NO3- से। तो मैं इसको नीचे निकाल देता हूं, CaNO3 क्या बन जाएगा, ये CaNO3, और मृदा के पृष्ठ पर जो आपकी क्या जुड़ जाएगी बेटा जी, वही NH4 और ये क्ले NH4 और वही क्ले आपके जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन को उतारो बेटा जी, इन रिएक्शन को उतारिए।
उतारिए बेटा जी। नेक्स्ट लिखिए जीवांश पदार्थ, चौथा जीवांश पदार्थ, चौथा इसमें लिखिए जीवांश पदार्थों के सड़ने व गलने से कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, ये मैं पढ़ा चुका हूं कि जीवांश पदार्थ आपके क्या होंगे, जब अपघटित होंगे, क्या होंगे, अपघटित होंगे। तो जीवांश पदार्थों के अपघटित होने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ठीक है, इनके साथ में आपकी कार्बनिक अम्लों का निर्माण भी होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अन्य कार्बनिक अम्लों का निर्माण इससे हो गया। तो देखिए ये क्या इफेक्ट डालती है, वही आपके CO2 प्लस H2 क्या डालती है, वही रिएक्शन पहले वाली CO2 प्लस H2, तो आपकी क्या बनेगी H2CO3। क्या बनाती है बेटा जी, H2CO3 बनाती है। अब ये क्या है, क्ले के ऊपर Ca कैल्शियम क्ले जो है, ये वही क्या करेगी, आपके H2CO3 कैल्शियम क्ले के साथ में अभिक्रिया करेगी। कैल्शियम क्ले के साथ में अभिक्रिया करने के बाद में इस क्ले पर तो आपके हाइड्रोजन आयन जुड़ जाएंगे, साथ में ही आपकी क्या होगा, यहाँ पे CaCO3 आपके बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा, यहाँ से CaCO3 आपका बाहर निकल जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना, ये अभिक्रिया आपकी बार-बार आ रही है, इसको बिल्कुल रट लेना बेटा जी। क्या करना, रट लेना। क्योंकि देखो अब अम्लीय बड़ी क्यों बड़ी, क्योंकि हाइड्रोजन आयन इसके सतह पर क्या हुए, अधिशोषित हुए। क्या हुए, अधिशोषित हुए हैं। नेक्स्ट लास्ट की लिखो, फिफ्थ लास्ट है बेटा, ये इसमें देखिए, इसमें सूक्ष्म जैविक क्रियाएं, सूक्ष्म जैविक क्रियाएं, इसमें लिखिए सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन तथा नाइट्रीकरण आदि क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। आदि क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। आपको बात नहीं, मैं बोल रहा हूं बेटा जी, वापस से सुनना। सूक्ष्म जैविक क्रियाएं, सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन तथा नाइट्रीकरण की क्रियाएं करते हैं, जिससे आपके क्या होना है, मृदा की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। क्या होगा बेटा, इससे मृदा की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है बेटा, आज के लिए तो यही, कल इसके आगे